कल है एक्चुअली तुम पढ़े थे या बता डिस्कस किए थे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट मॉडल जो दिया गया जे थॉमसन के द्वारा। तो जे थॉमसन तो कल्पना किया कि एटम्स जो है वाटरमेलन जो कि पॉजिटिवली चार्ज और उसके बीच में जो बीज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स माने उसी के तरह से इलेक्ट्रॉन्स उसमें घुसा हुआ है। तो फाइनली इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण जो है ऑन द होल एटम्स जो है वो हो जाता है न्यूट्रल। इसके बाद एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है अपने कोवर्कर के साथ एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उसने एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी, जिसको कहा जाता है रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स। तो फाइनली जो है उसका ये हुआ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली किया था 1911 के लगभग। रदरफोर्ड एंड हिज कोवर्कर माने जो उसके साथ और रिसर्चर लोग रहते थे, उसके साथ जो और साइंटिस्ट रहते थे, सब मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट किए। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिया रेडियम सी नामक एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लिया, और यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो लिया गया वह आपका एक लेड चैम्बर था। इसमें एक अमाउंट में लिया गया, ये हुआ रेडियम सी। यह कह सकते हैं आप कि यह रेडियम सी जो होता है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, माने रेडियम सी के द्वारा अल्फा पार्टिकल निकलता है। अब अल्फा पार्टिकल क्या है इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले आप देखिए कि इससे अल्फा पार्टिकल निकलता है जो एक रेडियो एक्टिव रेज है। इसको गुजारा गया एक स्लिट से। स्लिट माने समझे, यह मेटल का बना हुआ है और इसके बीच में एक छेद है। ये लेड का स्लिट है। लेड स्लिट, स्लिट मतलब इसमें इसे कहिए ना कि इस तरह से ही बना हुआ था, इसमें एक छेद है, ये लेड का है। लेड का इसीलिए लिया गया कि अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से निकल रहा है, जो इस छेद के सामने आएगा वह सीधे पार कर जाएगा उससे, और बाकी जो है इस लेड के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। तो यहाँ से जब ये चला तो इसको फिर इस रेज के सामने एक रखा गया गोल्ड फॉइल। ये देखिए गोल्ड फॉइल है, ये क्या है? गोल्ड फॉइल। ये गोल्ड फॉइल जो है बहुत ही पतला, बहुत थीन, या आप इसको लिख सकते हैं थीन गोल्ड फॉइल, जिसका की मोटाई कहिए 0.004 मिलीमीटर है, या अगर नैनोमीटर में लिया जाए तो इसका हो जाता है 100, लगभग ये जो है 100 नैनोमीटर। क्या चीज? इस गोल्ड फॉइल की मोटाई। तो यहाँ से जो रेज आएगा अब देखिए, जा करके उस पर पड़ेगा
कि अल्फा रेज जा करके पड़ा किस पर, गोल्ड फॉइल पर। अब इस गोल्ड फॉइल को एक चीज और पहले डिस्कस कर दें कि इस गोल्ड फॉइल के इर्द गिर्द सर्कुलर रूप में आप ऐसे कह सकते हैं, सर्कुलर रूप में एक प्लेट लिया गया। वास्तव में यह हो सकता है धातु प्लेट भी, सॉरी धातु प्लेट है बल्कि फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट या इसके जगह पर प्लेट को लिया जाता है, वो कहिए प्लेट वगैरह का, उस पर जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट, जिंक सल्फाइड कोटेड। तो इसका देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर फोटोग्राफिक प्लेट लीजिएगा तो अल्फा रेज जो इस पर स्ट्राइक करेगा, वो जाकर जहां स्ट्राइक करेगा वहां स्पॉट बनेगा। समझ रहे इसको? या अगर आप जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट लीजिएगा तो जहां पर अल्फा रे जाकर के स्ट्राइक करेगा वह जगह चमकीला हो जाएगा, वो चमकेगा, यानी फ्लोरोसेंट ग्लो करेगा, ग्लो करने लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कहां पर आकर के अल्फा रेज स्ट्राइक कर रहा है। तो रदरफोर्ड और उसके को वर्कर जब इसकी एग्जामिनेशन किए तो देखे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधी रेखा में जा करके स्ट्राइक करता है फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट्स, क्योंकि ये जो चमक उत्पन्न होता है यह इस पॉइंट पर होता है। वेरी वेरी लेस, कहिए कि ये जो है ना, ये आप कहिए कि 99.9% अल्फा पार्टिकल जो है वह सीधी रेखा में चला एकदम जाकर के सामने स्ट्राइक किया। लेकिन बहुत ही कम अल्फा रेज किसी कोण से मुड़ गया। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो है ग्लो करेगा इस पॉइंट पर, या अगर फोटोग्राफिक प्लेट लिए हैं तो यहाँ पर वह स्पॉट देगा, या इससे दूर भी दे सकता है स्पॉट, यहाँ भी दे सकता है, इस तरह से देगा, इवन यहाँ भी दे सकता है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम हो जाती है। और बहुत कम, लगभग 2000 में एक आध कण जो है जिस रास्ते में जा रहा था उसी रास्ते में लौट आता। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में वो ऑब्जर्वेशन क्या किया, ऑब्जर्वेशन इसको ठीक से कर दें। आप ऐसा कीजिए तो यहाँ पर लिख दो एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट क्या किए तो समझ में आ गया पूरा। इसके बाद देखिए कि इसमें देखा क्या उसने, तो उसने ऑब्जर्व क्या किया, तो ऑब्जर्वेशन उससे क्या किया। अब ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले क्या है आपने देखिए कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल about 99.9% passes through the gold foil undeflected, and 99.9% of alpha particle passes
through the gold foil undeflected. ये तो पहला ऑब्जर्वेशन उसने किया। अब तुम बताओ तो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल deviates from a small angle. Yeah, very few alpha particle deviates from a small angle. और तीसरा पॉइंट आपने क्या देखा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल about 1 in about, ये कितना हो गया? 20,000। 1 in 20,000 के लगभग जो है रिटर्न हो जाता है। रिटर्न्स in previous path, माने 180 डिग्री पर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, चला जाता है। तो 3 चीज उसने देखा। इस तीनों में तो कुछ अधिक नहीं है डिफरेंस। समझ में बात आ गई? हेलो, 99% पहला पॉइंट क्या था? 99% जो अल्फा पार्टिकल है पासेस थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो है डेविएट्स फ्रॉम अ स्मॉल एंगल, इवन लार्ज एंगल भी कर सकते हो, क्योंकि लार्ज एंगल से कुछ कम डेविएट किया। और अबाउट 1 in 20,000 जो है वह रिटर्न हो जाता है प्रीवियस पाथ पर। तो ये 3 चीज उसने ऑब्जर्व किया, उसने पढ़ा, उसने देखा एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब इस बाद जो है वो रदरफोर्ड जो है न्यूक्लियर मॉडल निकाला। तो आप कह सकते हैं इसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम given by रदरफोर्ड। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया कि परमाणु इस तरह का होता है। उसने सबसे पहले क्या किया कि उसने एक परमाणु की कल्पना की। उस एक परमाणु को सपोज कीजिए कि उसने माना कि ये परमाणु है। तो इस परमाणु में उसने देखा है एक्सपेरिमेंट में कि गोल्ड फॉइल से अधिकतर अल्फा रेज सीधी रेखा में पार कर जा रहे हैं, इस तरह से। ये अल्फा रेज। अब आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अल्फा। अल्फा रेज रेडियो एक्टिव रेज है। एक्चुअली
हीलियम आयन। हीलियम आयन का मतलब हुआ इसमें जो है चार्ज, इसका चार्ज है +2 और इसका मास 4 एटॉमिक मास। आप सोच सकते हैं कि दिस अल्फा रेज आर एक्चुअली ए स्लाइट हेवी पार्टिकल। सही है, पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर +2 आवेश है और इसका भार 4 एटॉमिक मास यूनिट है। मतलब हाइड्रोजन तुलना में 4 गुना हो गया ही। इतना बड़ा पार्टिकल, जो इतना बड़ा पार्टिकल पास कर जाता है ज्यादातर एक एटम से। दिस मीन्स पहला उसने एब्जॉर्ब किया, पहले तो उसने मान लिया कि उसने पहले मान लिया कि एटम्स जो है स्फेरिकल होता है, क्योंकि थॉमसन ने कहा था। तो उसने कहा कि पहले तो एटम्स जो है, एटम्स आर स्फेरिकल। अब स्फेरिकल तो है, लेकिन इसमें मोस्ट पार्ट जो है खाली। क्यों खाली है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है, इससे ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधी रेखा में चली जाती है। तो ये उसने कहा कि मोस्ट ऑफ द most of the space in atom। एटम का ज्यादा बने स्पेस क्या है? खाली है, मतलब इनपुटी है। तो समझ में आ रहा है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक बड़ा पार्टिकल है और यह ज्यादातर अल्फा पार्टिकल उससे सीधी रेखा में पास कर जाती है विदाउट डेविएशन। किसी तरह का उसमें डेविएशन नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन अल्फा पार्टिकल मेन एटम से जो है इनपटी है। क्यों क्यों लिख सकते हैं उसको? बिकॉज 99.9% अल्फा रेज passes through atom without deviation। अभी ला सकते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट में तो नहीं है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि दूसरा चीज आपने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो है इधर चला गया, कुछ पार्टिकल इधर चला आया नहीं, और इवन वेरी स्मॉल पार्टिकल यहाँ जा रहा था लेकिन ये लौट आता है। अब आप सोचिए कि अल्फा पार्टिकल एक बड़ा पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज है, और यह डेविएट हो जाता है अपने रास्ता से या अपने पूर्व रास्ते में, जिस रास्ते में वो आ रहा था उसी रास्ते में लौट आता है। इसका मतलब है कि जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते में कहीं पॉजिटिवली पार्ट है? नहीं। पॉजिटिव पार्ट अगर नहीं रहता है तब तो सीधी रेखा में चला जाता, लेकिन पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में विकर्षण होगा और वो अपने रास्ता से डिविएट कर जाएगा या पूर्व रास्ते में लौट आएगा।
ठीक। अब एक चीज और आप पूछिए कि अल्फा पार्टिकल तो एक अपेक्षाकृत बहुत छोटा पार्टिकल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु के 4 गुना है। अब इतना बड़ा पार्टिकल अगर वो जा रहा था और उसको बाध्य करता है पूर्व रास्ता में लौट आने के लिए, इसका मतलब है कि ये बीच जिसमें पॉजिटिव पार्ट है वो बहुत हैवी है। नहीं, अगर हैवी नहीं होता तो इधर से अल्फा पार्टिकल जा रहा था, इसको धक्का मारकर निकाल देता। जैसे आप देख रहे थे इलेक्ट्रॉन के स्टडी में कि माने कैथोड रेज जो क्या करता है कि गैसेस अणुओं से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो उस तरह से यहाँ पर नहीं कर पाता है। मतलब कि ये सेंटर में या इसके बीच में जो पॉजिटिव पार्ट है, इस पार्ट को अल्फा रेज स्ट्राइक नहीं कर पाता, उसको धक्का नहीं मार के निकाल सकता है। इसका मतलब है कि इसके बीच में पॉजिटिव पार्ट जो है उस पर इस एटम का सारा भार केंद्रित है। आप समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया कि middle part of the atom is positively charged on which all mass of the atom is concentrated. The middle part of atom is क्या है? Positively charged on which क्या है? जिस पर on which all mass of atom is concentrated. हुआ कि नहीं थे? मैंने मिडिल पार्ट जो आटम मिडिल में जो पॉजिटिवली पार्ट है, उस पॉजिटिवली पार्ट में एटम्स का सारा भार उसी पर है, केंद्रित है। और जिस पार्ट को कहा जाता है, इसमें आप देख रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज किस पर है? प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन इसका मतलब बीच में है? नहीं, प्रोटॉन है इस बीच में। और इस पॉजिटिवली पार्ट को कहा गया न्यूक्लियस। इसका नाम रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस दिया है। तो आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड मिडिल पॉजिटिवली पार्ट ऑफ एटम is called nucleus. Positively middle positively part भी चलेगा, लेकिन charged part भी चलेगा। positively part of the atom is called nucleus, on which क्या है? protons are present. मतलब उस समय तक तो न्यूट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था। न्यूट्रॉन का आविष्कार हुआ था 1932 में आकर, है। इसीलिए आप नहीं लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस में। आप लिख सकते हैं इस समय तो, अगर पूछ देगा व्हाट इज न्यूक्लियस, तब तो आप कह सकते हैं कि मिडिल पार्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मिडिल पार्ट ऑफ एटम्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन रिसाइड्स, उसमें जो रहता है। लेकिन उस समय तक चूंकि न्यूट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था,
इसीलिए उस आप नहीं लिख सकते यहाँ रदरफोर्ड के केस में कि इसमें न्यूट्रॉन्स भी है। आप सीधे दीजिए सिर्फ कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन वहां पर वर्तमान। ठीक, तो न्यूक्लियस की परिभाषा एक मिली इसमें, आप समझ गए व्हाट इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है अभी के अनुसार, तो आप यही कहिएगा कि पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ atoms on which mass on the mass of the atoms is concentrated, in which protons remains या protons इसमें protons रहता है। इसके बाद देखिए ये आप सोच सकते हो कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इससे निकल जाता है, बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है आता है। इसका मतलब है कि इस एटम में ज्यादातर स्थान खाली है। और ये जो न्यूक्लियस आपने कहा, न्यूक्लियस की तुलना में एटम बहुत बड़ा है, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इससे गुजर जाता है, निकल जाता है, सीधी रेखा में चला जाता है बिना इफेक्ट डिफ्लेक्शन के। इसका मतलब परमाणु के अंदर अधिकतर खाली स्थान है। तो इससे निष्कर्ष निकला क्या कि परमाणु के अंदर अधिकतर खाली स्थान है और केंद्रक की तुलना में वॉल्यूम ऑफ द एटम जो है न्यूक्लियस की तुलना में, या कह सकते हैं कि एटम्स की तुलना में न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है बहुत कम है। नहीं, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज क्या है, नेग्लिजिबली स्मॉल, माने आप इसके के वेरी स्मॉल। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन comparison of volume of atom। वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम के आयतन की तुलना में न्यूक्लियस का आयतन जो है बहुत कम। रेडियस ऑफ एटम और वेयर एज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। कितना हो गया? अगर इसको कहता है कि कंपेयर कीजिए क्रिकेट बॉल से, तो क्रिकेट का बॉल जितना है उससे 5 किलोमीटर दूर पर है। If take in center the cricket ball, then atom size is 5 किलोमीटर। वही माने क्रिकेट के बॉल को अगर सेंटर में लीजिए, न्यूक्लियस में लीजिए, तो एटम का साइज जो है 5 किलोमीटर दूरी तक होगा। बीच में ये है, उसके 5 किलोमीटर दूरी तक एटम है। तो ये इसका तुलनात्मक है। अब आप कह सकते हैं कि
सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, एटम्स के दूरी पर। तो चार्जों में तो अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन होगा ना, नहीं होगा? तो उसको खींच लेगा और सेंटर में उसको मिला लेगा। तो कहता है रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वह स्थिर नहीं रहता, वह इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर वे में उस पर घूमता रहता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर, सर्कुलर पाथ पर वो घूमता है इसके न्यूक्लियस के चारों है। और उस घूमते समय उसका स्पीड बहुत कम नहीं होता है, बल्कि उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। तो विथ ए वेरी हाई स्पीड, विथ ए वेरी हाई स्पीड, बहुत अधिक स्पीड से घूमता है। जिस रास्ते पर वो घूमता है, जिस रास्ते पर वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको कहा गया रदरफोर्ड के द्वारा ऑर्बिट। द पाथ on which the electrons revolves revolve revolve is called orbit। इसको उसने ऑर्बिट कहा। तो अब ऑर्बिट की परिभाषा आपको आ गया है कि हाँ, व्हाट इज ऑर्बिट, व्हाट इज ऑर्बिट? हेलो, द पाथ on which the electron revolves, ठीक है? And 5 ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, आप एक चीज समझो ना कि इसका डिस्कशन तो कहीं ये सब किताब में नहीं दिया है, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस है पॉजिटिवली ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच अट्रैक्शन होगा। अब अट्रैक्शन जब होगा तो ये जब अस्थिर रहेगा तो अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो है बहुत स्पीड से घूम रहा है, तो स्पीड से घूमेगा तो इस पर एक एक्सीलरेशन विकास करता है, जिसके कारण ये नहीं घूमता है। ऐसे भी समझ सको कि ये जो है इधर खींचेगा, ये कौन सा फोर्स कहलाएगा? है?
electrostatic force of attraction। ये हुआ। तो इसको बहुत स्पीड से जब घूमता है तो ये जो है इस पर एक एक्सीलरेशन कार्य करता है, और दूसरा कि इस पर एक हमारे समझ से देखो कि इस पर ये पार्टिकल है, तो कोई भी वस्तु अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उस पर दो तरह का बल कार्य करता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की ओर खींचता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको दूर ले जाना चाहता है। जब दोनों बल बराबर हो जाता है उसी दूरी पर यह घूमता है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि सेंटर की ओर कार्य करता है, इस इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि सेंटर से दूर ले जाना चाहता है उसके द्वारा बैलेंस किया जाता है। नहीं, फोर्स जो है अट्रैक्शन से खींच रहा है और एक फोर्स उसको दूर ले जाना चाह रहा है। तो ये जो है कहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन घूमता है, यह electrostatic force of attraction is balanced by centrifugal force acting on electron। ये जो है ये चीज को पता नहीं का है। ये तुम्हारा जो CBSE का किताब है उस पर नहीं देता है। वो सीधे कहता है कि इस पर इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में एक तरह का इस एक्सीलरेशन कार्य करता है, जिसके कारण की है इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है के कारण सेंटर की ओर नहीं खींचता है। लेकिन मेरे समझ से लगता है कि यह इसको जो बैलेंस करता है एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Centrifugal force acting on electron is balanced by centrifugal force। माने अट्रैक्शन जो है सेंटर की ओर। आप उससे ऐसे कहिए इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting on electrons is balanced by centrifugal force acting on electron which is moving in circular path। Electrostatic force acting on electron is balanced by centrifugal force acting on electron which is moving in circular path। तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वह, इस पर जो अट्रैक्शन सेंटर की ओर जो अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके कारण बैलेंस है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तीसरा, अब लास्टली, number of electrons revolving in orbit is equal to the number of protons present in nucleus। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इलेक्ट्रॉन एटम,
तो इसका मतलब ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना है न्यूक्लियस में, उतना ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, number of electrons revolving in orbit is equal to the number of protons present in nucleus. Hence, atom is electrically neutral. ठीक है, तो इतना पॉइंट 6 पॉइंट जो है आप बना सकते हैं या देख सकते हैं कि हो गया। रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन निकाला एक्सपेरिमेंट के आधार पर, तो इस तरह से रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम यही कहलाता है। ये 6 पॉइंट उसने दिया, और ये पॉइंट क्या हो गया, मोस्टली है मेनली यह है कि एटम्स जो है अधिकतर खाली स्थान है, बीच में न्यूक्लियस है, उसके बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस पर ही सारा भार केंद्रित है, निहित है, और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या जो है उदासीन एटम में, न्यूट्रल एटम में इक्वल होता है। क्योंकि अगर इक्वल नहीं होगा तो एटम जो है न्यूट्रल नहीं होगा। ये 6 पॉइंट। तो ये 6 पॉइंट तो देख रहे हो तो लगता होगा कि न्यूक्लियर कम से कम परमाणु का आकार दे दिया, स्ट्रक्चर बता दिया, परमाणु के बारे में बता दिया कि कैसा है। लेकिन वस्तुतः ये जो है आजकल के विचार से देखिएगा तो इसमें बहुत ज्यादा दिख। तो अब इसके डिफेक्ट के बारे में कुछ समझना है। तो आप कहिए ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसका ड्रॉबैक क्या हो गया? तो पहले आपने देखा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया, उसका ऑब्जर्वेशन देखे। ऑब्जर्वेशन पर उसने उसका स्ट्रक्चर दिया कैसा है। अब जो है उसका देखना है कि उसमें खामी क्या है। एक चीज देखिए, एक थ्योरी दिया था मैक्सवेल। मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे, वो थ्योरी दिए थे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में एक्सीलरेटेड है, घूम रहा है, तो वह घूम रहा है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देगा मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि घूम रहा है इस स्पेस में। तो कहता है कि जब ये चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में एक्सीलरेट कर रहा है, घूम रहा है,
तो इससे ऊर्जा भी निकलना चाहिए, और इवन ऊर्जा निकलना भी चाहिए, नहीं खाली ऊर्जा को एब्जॉर्ब भी यह कर सकता है। इट कैन एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब सपोज कीजिए कि आप ये इलेक्ट्रॉन जो है इमिट कर रहा है रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एनर्जी को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? रेडिएशन मतलब एक एनर्जी है। तो एनर्जी जब ये रेडिएट करेगा तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम लेस एंड लेस, कमता जाएगा, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर की ओर, न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होता जाएगा। और जब अट्रैक्ट होगा तो path of the electron will become shorter and shorter, and finally it will collapse with the center. Then ये वैज्ञानिक कौन है? मैक्सवेल। मैक्सवेल के अनुसार अगर कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ with acceleration, then it will emit radiation, electromagnetic waves. और इस केस में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा, then path of the electron will become shorter and finally it will meet या collides or combines with center, that means nucleus. अब न्यूक्लियस से जब से कोलाइड कर गया, मिल गया, तो एटम्स का जो एक्सपेरिमेंट आप पा रहे हैं कि एटम्स के अंदर अधिकतर खाली स्थान है, जो संभव नहीं होगा। आने एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा है कि नहीं, इसके बीच खाली स्थान होना चाहिए। इसका मतलब है कि रदरफोर्ड के मॉडल में कहीं डिफेक्ट है। क्योंकि मैक्सवेल का जो लॉ है, मैक्सवेल का जो विचार है, वह इसमें फिट नहीं बैठता है। according to इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है थ्योरी था। अब क्या थ्योरी है इसके बारे में हम तुमको नहीं यहाँ बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, ये वैज्ञानिक थे मैक्सवेल। मैक्स को बड़ा अक्षर में देना पड़ेगा, एम ए, मैक्सवेल। मैक्सवेल जो थ्योरी दिया, ये कहा कि चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड, theory of Maxwell, the charge particle when accelerated, charge particle when accelerated, इसको इतना पर कर दे, when accelerated, एक्सेलरेट किया जाएगा, मतलब उसमें माने एक्सेलरेशन होगा, तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। तो ये हो गया शुड इमेज इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन जब इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है उसका ऑर्बिट छोटा हो जाएगा और यह क्या होगा? इससे यह जो है न्यूक्लियस से मिल जाएगा। तो ये then electrons radius will become shorter and shorter. ये जो घूम रहा था उसका रेडियस जो है शॉर्टर एंड शॉर्टर छोटे जाएगा एंड फाइनली electron will meet with न्यूक्लियस से मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या देखे कि ये रदरफोर्ड मॉडल जो कह रहा था कि उसमें खाली स्थान होना मतलब रहना रहता है तो सही नहीं बना है। कंटिन्यू शॉर्टर इसका एक दिया है कि ये जो समय लेगा 10⁻⁸ सेकेंड, इतना सेकेंड जब लेगा ये तो उतना सेकेंड में ही इलेक्ट्रॉन जो है केंद्रक में चला जाएगा। अब पूछ सकते हो कितना छोटा समय में अगर इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻⁸ सेकेंड में वो चला जाएगा केंद्रक से जाके सट जाएगा। तो इसका मतलब है कि रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया है और जो मॉडल दिया है वह मैक्सवेल के लॉ को, मैक्सवेल के थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। Thus, we find that Rutherford model of atom do not explain मैक्सवेल क्या ये मैक्सवेल थ्योरी कहिए, मैक्सवेल थ्योरी को यह नहीं कर पाता है। ये पहला पॉइंट हुआ। आप इसको इतना भी शॉर्टली समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा था उसमें मैक्सवेल का कहना है कि जब ये घूमता है कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, इसका ख्याल रखना, चार्ज पार्टिकल अगर घूम रहा है सर्कुलर पाथ में और वो एक्सीलरेट कर रहा है तो उससे एनर्जी का क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल सकता है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है इसका मतलब उसका एनर्जी घट जाएगा और इतना घटेगा कि वो जल्दी से खींच जाएगा केंद्रक की ओर जाकर सट जाएगा। इसका मतलब है कि पर एटम्स में खाली स्थान नहीं बचेगा और खाली स्थान नहीं बचेगा तो रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया या दिया थ्योरी वह सही नहीं हो रहा है।
अब इसके बाद देखिए कि रदरफोर्ड ने ये बात तो कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, किसमें, ऑर्बिट में। लेकिन वह कितना दूरी पर, माने एक ही साथ घूम रहा है कि अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहा है, और अगर ऑर्बिट में, विभिन्न ऑर्बिट में घूम रहा है तो किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। उसने सीधे सिंपल में कहा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है केंद्रक के चारों ओर घूम रहा है, माने ऐसे। तो अब ये कितना, कई इलेक्ट्रॉन है बराबर जो है, कितना दूरी पर घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो आपके एक तरह से इसका एक इफेक्ट हुआ। तो रदरफोर्ड मॉडल says nothing about distribution of electrons in orbit। आगे जाकर क्या पढ़िएगा कि विभिन्न ऑर्बिट में घूम रहा है। तो रदरफोर्ड तो ये नहीं कहा कि कोई ऑर्बिट होता है और वह विभिन्न ऑर्बिट में घूम रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। एक ही हुआ। और एक दे सकते हैं जो किसी चीज में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा हाई है, जैसे एटम्स है ना, तो एटम्स का स्पेक्ट्रम दिया जाता है। एक चीज गौर करो, मैक्सवेल का कहना था कि रेडिएशन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा, है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर निकलेगा तो लगातार निकलना चाहिए। बात समझ रहे हो? गौर से जरा सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लगातार निकलना चाहिए। अब अगर हम उसका लें स्पेक्ट्रा, तो लगातार स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए। जैसे लगातार स्पेक्ट्रा का मतलब, स्पेक्ट्रम आप देखते हो इंद्रधनुष जो बनता है, बैनिया पिनाला विविध रंग का है ना, एक रंग और दूसरे रंग के बीच कोई दूरी रहता है? नहीं रहता है, वो एक दूसरे से सटा हुआ लगातार रहता है, वो लगातार स्पेक्ट्रा कहलाता है। लेकिन एक होता है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा मतलब कि वो लाइन के रूप में रहेगा। जैसे मान लीजिए आप ये फोटोग्राफी देख है, तो कुछ लाइन प्राप्त हुआ है, फिर कुछ दूर पर लाइन प्राप्त हुआ है, ये कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रा। अगर किसी चीज से एनर्जी लगातार निकलता है, एनर्जी लगातार रेडिएट उससे हो रहा है, जैसे आप सूर्य से देखते हो, क्या उस सूर्य की रोशनी का आप लीजिएगा स्पेक्ट्रा, तो आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलेगा। बैनिया पिनाला जो रंग है लगातार रहेगा, एक दूसरे से सटा हुआ, तो वह कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हुआ। लेकिन अगर किसी एटम का स्पेक्ट्रा लिया जाए, जैसे हाइड्रोजन एटम का लिया जाएगा, तो देखा जाता है कि उसमें विभिन्न लाइन प्राप्त होता है। ऑक्सीजन एटम का अगर लिया जाए, किसी का कोई खास एटम का, तो उसमें लाइन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। अब लाइन किस तरह का प्राप्त होगा, फिर उसका स्टडी एक अलग अलग, लेकिन यह कंटिन्यूअस नहीं है लाइन। तो लाइन स्पेक्ट्रा प्राप्त होना चाहिए। जो चीज, जिस चीज से लगातार ऊर्जा निकल रही है, उसमें लगातार स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन से लगातार एनर्जी निकल रहा है, जैसा मैक्सवेल कहता है, तो अगर लगातार एनर्जी निकलेगा तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हमको मिलना चाहिए, लेकिन मिलता है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब हुआ रह रह कर, कुछ देर के बाद कुछ ऊर्जा निकला, कुछ देर के बाद कुछ ऊर्जा निकला है।
तो लाइन स्पेक्ट्रा जो एटम का प्राप्त हुआ, इस चीज के बारे में रदरफोर्ड मॉडल कुछ नहीं कर पाता है। बात समझ रहे हो? तो ये हो गया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट क्या explains, does not explain line spectra obtained by atom। हो गया। तो इस तरह से मुख्य रूप से देखो, ये डिफेक्ट है, थर्ड डिफेक्ट बहुत कम जगह तुमको मिलेगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन चूंकि ये हायर क्लासेस में सब चलता है करेक्ट, तो इसीलिए तुमको लिख देती है। लाइन स्पेक्ट्रा और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा इस सब में थोड़ा सा अभी समझना पड़ेगा, हालांकि ये सब खुला जाएगा, कर देंगे उसको। तो ये रदरफोर्ड मॉडल का ये डिफेक्ट भी हो गया। डिफेक्ट इसमें मुख्य रूप से जो हो गया, मुख्य रूप से पहला डिफेक्ट जो है ना, वही है कि घूम समय जो है उसका मैक्सवेल थ्योरी के अनुसार घूमता है। ऐसे तो हम लोग जनरली इसमें मैक्सवेल या प्लैंक्स के थ्योरी के अनुसार भी रहता है, तो बोर मॉडल के अनुसार चलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है रेडिएट करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है, तो सीधे रेडिएट करने के वाला पर एक्सप्लेन कर दो, वही ठीक है। तो ये हो गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम।